हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 8 आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 कवर कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन। इसमें हम ये की कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। अक्रेंस ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन कहाँ पाया जाता है, डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन, किसने डिस्कवर किया था हाइड्रोजन को, किसने इसका नाम हाइड्रोजन रखा, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं और इंडस्ट्रीज़ में कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है हाइड्रोजन की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस करेंगे और यूजेस ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले यहाँ पे एक वार्म अप एक्टिविटी दी गई है जिसमें ये पूछा गया है कि नेम एनी 3 कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एज एन एलिमेंट। 3 कंपाउंड्स के नाम बताओ जिसमें हाइड्रोजन एज एन एलिमेंट है। तो आपको पता है हाइड्रोजन तो सबसे पहले तो वाटर में ही है। वाटर क्या होता है, H2O, है ना। दूसरा क्या, एसिड्स में भी हाइड्रोजन होता है, जैसे तुम्हारा HCl हुआ या सल्फ्यूरिक एसिड हुआ या नाइट्रिक एसिड हुआ, इन सब में भी तुम्हारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, उसी तरीके से जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जैसे मीथेन है ना, इसमें भी तुम्हारा है, या कोई अल्कोहल है जैसे C2H5OH, तो इसमें भी आप देख रहे हो हाइड्रोजन है। तो बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 3 कंपाउंड्स के नाम लिखे तो आप लिख सकते हो वाटर, एसिड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है। आपको पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी सिर्फ 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाओगे तो 1 होगा। तो इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए क्या सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यानी कि इसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो 1 है। तो वैलेंसी क्या हुई हाइड्रोजन की, 1, राइट। गिवन इट 2 यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 2 यूजेस के बारे में हमें बताना है। हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को वाटर बनाने में यूज़ कर सकते हो, या आप ये भी बोल सकते हो कि हाइड्रोजन को HCl या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा यूज़ हम ये भी ले सकते हैं कि हाइड्रोजन को हम हाइड्रोकार्बन्स या अल्कोहल बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 यूजेस अगर लिखना है तो इन द प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स एंड प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो और फिर हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता है आज का टॉपिक। द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एंड लाइटेस्ट एलिमेंट। हमें पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। ये सबसे सिंपल और सबसे लाइट है। सबसे सिंपल और लाइट क्यों है, क्योंकि भाई हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। तो सबसे लाइट, सबसे हल्का तो यही हो गया ना, एटॉमिक नंबर से 1 AMU है। तो हाइड्रोजन जो है हमारे पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है और सबसे सिंपलेस्ट और लाइटेस्ट है। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट में आपका हाइड्रोजन आता है। मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अगर कोई एलिमेंट है पूरे यूनिवर्स में तो वो हाइड्रोजन है। द सन विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ अ बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेस मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो सन है, आपको क्या लगता है, सन एक बहुत बड़ा आग का गोला है ना। आग का गोला है, ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जितने भी धरती में जितना भी तुम्हारा जो फोटोसिंथेसिस वगैरह होता है या जो है तो सोलर एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो सन पूरे दुनिया की सबसे मतलब एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। और एक ये बड़ा सा एक गोला है हॉट गैसेस का। और ये गैसेस में मेनली कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सन में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाली जो गैस होती है वो उनमें से एक है हाइड्रोजन, है ना। द स्टार्स एंड जाइंट गैस प्लैनेट्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। उसी तरीके से बहुत सारे स्टार्स हैं हमारे यूनिवर्स में, बहुत सारे बड़े बड़े तुम्हारे प्लैनेट्स हैं, उनमें भी बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं और वो उसमें से एक गैस हाइड्रोजन भी होती है। तो हाइड्रोजन पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एक एलिमेंट है। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स। तो अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है यूनिवर्स में, तो वो है हाइड्रोजन, राइट। एन एटम ऑफ हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोटॉन अराउंड विच 1 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। अब तुम्हें पता है कि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है ना। इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 1, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 1। 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन क्या होता है, एटम के रूप में स्टेबल नहीं होता है, इसलिए 2 हाइड्रोजन के एटम कंबाइन करके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इसलिए तुम किसी भी रिएक्शन में देखना हाइड्रोजन जो होता है वो H2 के फॉर्म में लिखा रहता है, राइट। तो 2 एटम हाइड्रोजन के मिलकर क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल।
अक्रंस ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कहाँ पाया जाता है? हाइड्रोजन मेक्स अप ऑलमोस्ट 90% ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो 90% मैटर है वो हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। 90% जितनी भी चीज़ें पाई जाती है उसमें हाइड्रोजन होता ही होता है। द आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन एंड स्टार्स आर मेजरली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन। उसी तरीके से सन के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है या स्टार्स के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो भी हाइड्रोजन है। However, it makes up only 1% of the Earth's crust। लेकिन अगर धरती की बात की जाए तो अर्थ क्रस्ट का सिर्फ 1% ही तुम्हारा क्या है? हाइड्रोजन है। However, it makes up only 1% of the Earth's crust, oceans and atmosphere। तो हमारी धरती की अगर बात की जाए, पूरे यूनिवर्स में तो हाइड्रोजन मोस्ट अबंडेंट है, लेकिन अगर धरती की बात की जाए तो धरती के अर्थ क्रस्ट, ओशन और एटमॉस्फेयर को मिलकर 1% ही हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, देयर इज प्रैक्टिकली नो हाइड्रोजन इन अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में लगभग ना के बराबर हाइड्रोजन है ना, इसलिए अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट करती है और बाकी जगह पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। दिस इज बिकॉज द फ्री हाइड्रोजन इज सो लाइट दैट इट हैज एस्केप्ड फार अबव द अर्थ इनटू द आउटर एटमॉस्फेयर। ऐसा क्यों है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन क्यों नहीं है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन इसलिए नहीं है क्योंकि जो फ्री हाइड्रोजन है बहुत हल्की होती है, जिसकी वजह से वो अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर से बाहर की तरफ एस्केप हो गई है स्पेस में। तो आपको यूनिवर्स में तो मोस्ट अबंडेंट अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन है, लेकिन हम स्पेसिफिकली अगर अर्थ की बात करें हैं तो अर्थ में पूरा आप अर्थ क्रस्ट, ओशंस और एटमॉस्फेयर को पूरा मिला लोगे ना, तो भी अगर जो हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो सिर्फ 1% ही हाइड्रोजन एग्जिस्ट करती है ना। और पूछा जाएगा कि अर्थ एटमॉस्फेयर में, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो प्रैक्टिकली 0%, प्रैक्टिकली नो हाइड्रोजन एग्जिस्ट करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न यही है कि जो हाइड्रोजन होती है वो बहुत लाइट होती है, जिसकी वजह से वो अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर से एक्सकेप होके कहाँ चली गई है? स्पेस में हो गई है। इसलिए अर्थ में तुम्हारा हाइड्रोजन का परसेंटेज बहुत कम है। अब ये देखिए थर्स्ट फॉर नॉलेज में सिंपल से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो सिंबल होता है हाइड्रोजन का वो कैपिटल एच होता है, राइट। हाइड्रोजन का सिंबल है वो कैपिटल एच है, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम H2 के रूप में लिखते हैं। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, वैलेंसी भी हाइड्रोजन की 1 है। एटॉमिक मास राउंड ऑफ करेंगे तो 1 ही लिखेंगे, लेकिन हम बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1.00794 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट होता है। एटॉमिसिटी 2 होती है। एटॉमिसिटी 2 होती है, इसका मतलब क्या होता है? 2 हाइड्रोजन के एटम मिलकर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये 2 हाइड्रोजन के एटम कंबाइन हो रहे हैं ना एक मॉलिक्यूल बनाने में, इसलिए इसके एटॉमिसिटी को 2 कहते हैं, राइट। On Earth, hydrogen occurs in free state in very small quantity, mainly in volcanic gases and clouds। देखो, अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो हाइड्रोजन ना के बराबर है, साथ में तुम्हारी जो हाइड्रोजन है बहुत ही कम क्वांटिटी में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती है। मतलब हाइड्रोजन के रूप में बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में एग्जिस्ट करती है अर्थ में। और वो भी ये कहाँ पाई जाती है? अगर हाइड्रोजन के रूप में अगर एग्जिस्ट करती भी है तो जहाँ पे वॉल्केनोज वगैरह निकलते हैं ना, तो वो वॉल्केनिक गैसेस में और क्लाउड्स में आपको थोड़ी बहुत मात्रा में हाइड्रोजन के रूप में मिलेगी, अदरवाइज एक कंबाइंड रूप में प्रेजेंट रहती है, राइट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन इज वाटर दैट कवर्स 70% ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, अब आपको पता है जो सबसे कॉमन कंपाउंड क्या है? जो हाइड्रोजन है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन कंबाइंड स्टेट में तो करती है। अगर पूरे अर्थ की बात की जाए तो सिर्फ 1% हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा वाटर के रूप में पाई जाती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी धरती का जो 70% जो अर्थ सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन तुम्हें हाइड्रोजन के कंपाउंड यानी कि वाटर के रूप में एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोजन कंबाइंस विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड सच एज एसिड्स, बेसिस, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन हाइड्रोजन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। जैसे जितने भी तुम्हारे एसिड्स हैं, जैसे HCl है, H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, सब में हाइड्रोजन है। उसी प्रकार से तुम्हारे बेसेस हैं, जैसे तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो 2 हाइड्रोजन है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोजन है, तो इसमें भी है। हाइड्रोकार्बन्स में भी है, जैसे कि तुम्हारा हाइड्रोकार्बन क्या हो गया? जैसे मीथेन है,
तो ये है, ईथेन है तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी है। और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स भी आपके हाइड्रोजन के ही कंपाउंड होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही कंपाउंड होते हैं ये। तो हाइड्रोजन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के रूप में अर्थ में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन हाइड्रोजन के कई सारे कंपाउंड्स अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ये इन्होंने एक छोटा सा चार्ट दिया है जिसमें सारे कंपाउंड्स बताए हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स किस रूप में हाइड्रोजन के पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं नाउ। कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बनाता है। और वाटर आपको पता है कि ओशंस में, सीज में, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स, वाटर वेपर इन एयर, अंडरग्राउंड वाटर, सब में पानी पाया जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर के रूप में एग्जिस्ट कर रही है। दूसरा तुम्हारा जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ कंबाइन करके हाइड्रोकार्बन्स बना लेती है और ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये सब हाइड्रोकार्बन्स के ही कंपाउंड्स इसमें पाए जाते हैं। तो ये सारे हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स हैं। उसी तरीके से जो तुम्हारा हाइड्रोजन है वो कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। जितना भी तुम्हारा एनिमल और वेजिटेबल मैटर है वो तुम्हारा इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिलके बना है। भले ही आप कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हो, प्रोटीन बोल रहे हो, फैटी एसिड बोल रहे हो, वो इन्हीं चारों के कंपाउंड से है। कार्बन हाइड्रोजन के हैं या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के हैं या कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन के हैं, तो इन्हीं के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। उसी तरीके से जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर बहुत सारे एसिड्स और बहुत सारे एल्कलीज बनाते हैं। और इनका प्रिपरेशन कहाँ होता है? लेबोरेटरी में। जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, HCl है ना। आपका सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आप है ना। अगर आपने कोई एल्कली ले लिया NaOH तो उसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका है, जैसे तुम्हारा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है तो उसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रिक एसिड है HNO3 तो उसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो तुम्हारा हाइड्रोजन बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है और उसको हम लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब डिस्कवरी कैसे हुई हाइड्रोजन की? डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन इन 1671 रॉबर्ट बॉयल, नाम याद रखा करो, नाम पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इन 1671 रॉबर्ट बॉयल फाउंड अ गैस ड्यूरिंग अ रिएक्शन बिटवीन आयरन फिलिंग्स एंड डाइल्यूट एसिड्स। ही नोटेड दैट दीज फ्यूम्स वर हाईली इन्फ्लेमेबल। क्या हुआ, एक बार 1671 में रॉबर्ट बॉयल एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन्होंने जब आयरन फिलिंग्स को डाइल्यूट एसिड, आयरन फिलिंग्स मतलब लोहे का जो बुरादा होता है ना, पाउडर जैसा होता है एकदम महीन, उसको आयरन फिलिंग्स कहते हैं। तो आयरन फिलिंग्स का जो रिएक्शन है उन्होंने डाइल्यूट एसिड के साथ करवाया। तो क्या हुआ, फ्यूम्स निकली, कोई गैस निकली और वो गैस में एकदम से, अगर उन्होंने उसमें आग पकड़ने की उसमें वो थी प्रॉपर्टीज, हाईली फ्लेमेबल मतलब होता है जिस गैस में आग लग जाती है, फ्लेम आ जाती है, जो कंबस्टिबल होती है, जो खुद जल जाती है, उसको फ्लेमेबल कहते हैं। तो जो गैस निकली बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल थी, मतलब ये जो हाइड्रोजन होती है वो कंबशन में हेल्प नहीं करती है, लेकिन वो खुद कंबस्टिबल होती है, मतलब आग लगाने में हाइड्रोजन मदद नहीं करती है, लेकिन हाइड्रोजन में खुद आग लग जाती है। तो जिसमें भी आग लग सकती है, जो सारी चीज़ें आग पकड़ सकते हैं, उसको फ्लेमेबल कहते हैं, ठीक है ना। तो जब इन्होंने, रॉबर्ट बॉयल ने आयरन फिलिंग्स का और डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन करवाया तो उन्होंने देखा उसमें से कुछ फ्यूम्स निकल रही हैं और वो फ्यूम्स में आग पकड़ रही है, यानी कि हाईली इन्फ्लेमेबल है। फिर फर्दर और आगे चल के क्या हुआ, इन 1766 हेनरी कैवेंडिश रिकॉग्नाइज हाइड्रोजन एज एन एलिमेंट। हाइड्रोजन को एलिमेंट के रूप में रिकॉग्नाइज करने वाले थे हेनरी कैवेंडिश। ही देन कॉल्ड इट अ इनफ्लेमेबल एयर और फ्लोगिस्टोन। इन्होंने इस गैस को नाम दिया इनफ्लेमेबल एयर, मतलब वो एयर जिसमें आग लग जाती है, और इसको दूसरी भाषा में, दूसरे शब्दों में इनको फ्लोगिस्टोन नाम भी दिया। तो दो नाम इन्होंने दिए। ही ऑब्जर्व दैट इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर कंबस्टिबल गैसेस। इन्होंने देखा कि बाकी जलने वाली गैसेस से ये गैस डिफरेंट है। ही स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड फाउंड दैट ओनली प्रोडक्ट वी गेट ऑन बर्निंग हाइड्रोजन इज वाटर। इन्होंने इस जो हाइड्रोजन है उसकी और प्रॉपर्टीज को स्टडी किया और इन्होंने देखा जब हाइड्रोजन को हम बर्न करते मतलब हाइड्रोजन हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वाटर बनता है, राइट। नेक्स्ट थे एंटनी लेवोसियर। इन 1781 एंटनी लेवोसियर अ फ्रेंच केमिस्ट नेम दिस गैस हाइड्रोजन। ये याद रखना कि इस गैस को हाइड्रोजन नाम किसने दिया, इस गैस को हाइड्रोजन नाम दिया है एंटनी लेवोसियर।
राइट तो हमको ये तीनों नाम याद रखना है। रॉबर्ट बॉयल याद रखना है कि रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले इसको 1671 में जब रिएक्शन हुई थी तब इन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि अरे ये गैस है। दूसरा आपको नाम याद रखना है कैवेंडिश का, हेनरी कैवेंडिश का। और तीसरा आपको याद रखना है एंटनी लवेसियर का, जिन्होंने ये नाम हाइड्रोजन दिया है। इन ग्रीक हाइड्रो मीन्स जीन्स, इन ग्रीक हाइड्रो मीन्स वाटर एंड जीन्स मीन्स फॉर्मिंग। तो अगर हम ग्रीक भाषा में बोले तो हाइड्रो का मतलब वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन से वाटर बनता है ना, इसलिए इसके नाम को आगे वाटर हाइड्रो लगाया। और जीन्स मतलब होता है फॉर्म, मतलब वाटर फॉर्मिंग जो गैस होती है वो हाइड्रोजन कहलाती है। तो हाइड्रोजन मीन्स फॉर्मिंग वाटर, मतलब हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, वो गैस जो कि वाटर को फॉर्म करती है। हेनरी कैवेंडिश वॉज एन इंग्लिश केमिस्ट एंड फिजिसिस्ट। ही वॉज बॉर्न ऑन October 10, 1731 इन नाइस, फ्रांस। जो हेनरी कैवेंडिश थे वो एक इंग्लिश केमिस्ट और फिजिसिस्ट थे। ये October 10 को 1731 में फ्रांस के एक जगह है नाइस, वहाँ पे ये पैदा हुए थे। ही इज क्रेडिटेड विद रिकॉग्निशन ऑफ हाइड्रोजन एज एन एलिमेंट एंड द डिस्कवरी ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर। इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने जो हाइड्रोजन को रिकॉग्नाइज किया और वाटर की कॉम्पोजिशन की डिस्कवरी की। ठीक है ना। इसका नाम किसने लिखा है, एंटनी लेवेसॉयर ने। हेनरी कैवेंडिश को माना जाता है कि डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन हेनरी कैवेंडिश ने की है। ठीक है। Thirst for knowledge. It is believed that Paracelsus, a German Swiss alchemist, had studied hydrogen in the 16th century. अच्छा, ये भी माना जाता है कि एक जर्मन स्विस एल्केमिस्ट थे जिनका नाम पैरासेल्सस था। इन्होंने 16th सेंचुरी में ही हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लिया था। He found that an inflammable gas was produced when a metal was dissolved in an acid. इन्होंने बोला था कि जब भी मेटल को एसिड में डिसॉल्व करते हैं तो एक इन्फ्लेमेबल गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना। तो जैसे सपोज करो कि सोडियम एक मेटल है, इसको हमने किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो बना आपका NaCl, है ना, और आपकी क्या रिलीज़ हो गई, हाइड्रोजन की गैस रिलीज़ हो गई। ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि जब भी कोई मेटल को आप एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपकी एक इन्फ्लेमेबल गैस रिलीज़ होती है। आगे चल के पता चला था कि यही इन्फ्लेमेबल गैस क्या है, हाइड्रोजन है। नाउ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको पढ़ने के पहले हम एक साइंटिस्ट के बारे में और पढ़ लेते हैं। एंटनी लवॉइसियर वॉज बॉर्न ऑन August 26, 1743 इन पेरिस, फ्रांस। ये पेरिस में हुए थे। ही नेम्ड बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का नाम एंटोइन लेवोसियर ने ही रखा था। ही डेमोन्स्ट्रेटेड द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रस्टिंग ऑफ मेटल एज वेल एज द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन एनिमल एंड प्लांट रेस्पिरेशन। एंटोइनी लेवोसाइड जो थे, इन्होंने ये बताया था कि जो मेटल में रस्ट होता है, जैसे लोहे में जो जंग लगती है ना, वो ऑक्सीजन की वजह से लगती है। और इन्होंने ये बताया था कि हम चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, जो भी रेस्पायर करता है तो वो ब्रीद इन क्या करता है, ऑक्सीजन। ठीक है। तो ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज थी। अब हम प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन को देखते हैं। इन लैबोरेटरीज and industries, hydrogen is prepared from its compound as it is not available in free state. Laboratories हो या industries हो, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि फ्री स्टेट में तो हाइड्रोजन एग्जिस्ट करती ही नहीं है, सिर्फ 1% करती है। तो आप इससे थोड़ा ना बना पाओगे। तो अगर आपको कभी भी हाइड्रोजन बनाना है तो आपको हाइड्रोजन के कंपाउंड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम कंपाउंड्स लाइक वाटर, डाइल्यूट एसिड्स एंड एल्कलीज बाय मोर रिएक्टिव मेटल्स। ये जब भी हमें हाइड्रोजन बनाना होता है तो इसके कंपाउंड जैसे कि वाटर, डाइल्यूट एसिड और एल्कलीज लेते हैं। इनका रिएक्शन हम रिएक्टिव मेटल के साथ कराते हैं तो उससे क्या हो जाता है, हाइड्रोजन उसमें से हट जाती है और आपका मतलब जो मेटल होता है हाइड्रोजन कंपाउंड से उसको रिप्लेस कर देता है और ख़ुद उसकी जगह लेता है। इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे अगर आप देखो तो मैंने अभी आपको एक रिएक्शन लिख के बताई थी कि सोडियम जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो क्योंकि सोडियम जो होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कंपाउंड है उससे हाइड्रोजन को हटा देगा, एक तरफ कर देगा और ख़ुद उस क्लोरीन के साथ कंबाइन करके एक कंपाउंड बना लेगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ वर्क करती है।
है। इस तरीके से हमने इसको बैलेंस कर लिया। उसी तरीके से अगर आप आयरन ले लोगे तो आयरन भी क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन रिलीज वो कर देगा। तो इस तरीके तो इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बन गई, है ना। तो तुम्हारे कोई भी मेटल्स होते हैं वो तुम्हारे रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो वाटर, डाइल्यूट एसिड्स या एल्कलीज के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स बना लेते हैं। तो इसमें एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस किया है ना, हटाया है उसकी जगह से, इसलिए इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि पहले क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन अटैच था, जब हाइड्रोजन क्लोराइड को आपने मोर रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया, चूंकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसलिए उसने हाइड्रोजन के जो ये कंपाउंड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके एक तरफ कर दिया और खुद क्लोरीन के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बना लिया। तो जब एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। ये हमने पिछले वाले चैप्टर्स में भी पढ़ा है, ठीक है। चलिए, now the displacement of hydrogen from water, dilute acid and alkalis when they are treated with metals placed above hydrogen may be understood in terms of the activity series of metals। अब कौन से एलिमेंट्स तुम्हारे कौन से मेटल्स डिस्प्लेस कर देंगे हाइड्रोजन को वाटर से, डाइल्यूट एसिड से या एल्कलीज से, इसको समझने के लिए हमें एक्टिविटी सीरीज पढ़नी पड़ती है। तो हर जो मेटल होता है वो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। कौन सा मेटल डिस्प्लेस कर सकता है, जो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से अबव होगा। तो सबसे पहले हमने पिछले चैप्टर में भी एक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ा है। इस चैप्टर में हम क्विकली रिवाइज करते हैं कि एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, और हम देखते हैं कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देंगे। यहाँ पे हम 3 कंपाउंड्स हाइड्रोजन के कंसीडर कर रहे हैं, एक तो वाटर कंसीडर कर रहे हैं, दूसरा एसिड और तीसरा एल्कलीज। नाउ एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। Reactive metals like sodium and calcium can easily replace hydrogen from acids or water, whereas metals like copper, silver and mercury cannot replace hydrogen। जैसे तुम्हारे जो एक्टिव मेटल हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम हुआ, वो बहुत ही आसानी से हाइड्रोजन को एसिड से या वाटर से डिस्प्लेस कर देंगे। लेकिन बाकी के जो दूसरे कंपाउंड है, जैसे कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, मरकरी हुआ, इसको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने में प्रॉब्लम आती है, राइट। A list of metals arranged in order of their decreasing activities is known as activity series of metal। ये जो लिस्ट है, जो आप देख रहे हो, जो ये लिस्ट है मेटल्स की, जिसको हमने अरेंज किया है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, इसी को हम एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। इस एक्टिविटी सीरीज को आप लर्न कर लो ताकि आपको पता चले आपको कि आपके कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट सबसे ऊपर लिखा हुआ है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो सबसे नीचे लिखा हो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो अगर हम इस एक्टिविटी सीरीज की बात करें तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, पोटेशियम, और लीस्ट रिएक्टिव क्या है, प्लेटिनम। इसको कंपेयर करने के लिए बीच पे हमने इसमें हाइड्रोजन भी प्लेस कर दिया है। हाइड्रोजन हालांकि खुद मेटल नहीं है, हाइड्रोजन को हम नॉन मेटल ही मान के चलते हैं, लेकिन कंपैरिजन के लिए हमने इसको हाइड्रोजन को इस पोजीशन पर रख दिया है। इस एक्टिविटी सीरीज को जब हम देखते हैं तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये सारे के सारे हाइड्रोजन के कंपाउंड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे और उसकी जगह वो खुद उसके साथ कंपाउंड बना लेंगे। लेकिन जो हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कॉपर है, मर्करी है, आपका सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम है, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो हमको ये सीरीज़ याद होनी चाहिए, इससे हमको बहुत आसानी हो जाती है अपनी केमिकल रिएक्शंस को लर्न करने में। अब देखो, इस सीरीज़ में आपको ऐसे याद कर लो, सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ठीक है ना। अब इसमें से जो पहले 3 हैं, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये तो तुम्हारे ठंडे पानी, कोल्ड वाटर या स्टीम या एसिड से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारे जो ये 3 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, कैन नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। तो अगर इनका रिएक्शन आपको करवाना है तो आपको स्टीम लेना पड़ेगा, जो मतलब वाटर की जो स्टीम होती है ना, वो लोगे और उसके ऊपर उसको तुम पास करोगे इन मेटल से, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और साथ में मेटल के ऑक्साइड्स बनेंगे। फिर तुम्हारे जो 2 एलिमेंट्स हैं, टिन और लेड, ये वाटर के साथ तो रिएक्ट करते ही नहीं है। अगर इनसे आपको हाइड्रोजन बनानी है तो आपको डाइल्यूट एसिड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है।
उसी तरीके से जो हाइड्रोजन के नीचे के जो एलिमेंट्स हैं जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, ये वाटर, स्टीम और डाइल्यूट एसिड किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन को बनाने में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, क्योंकि एक्टिविटी सीरीज में ये हाइड्रोजन से नीचे प्लेस्ड है, इसलिए एक हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, इसलिए इनमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती है, इसलिए इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है हाइड्रोजन को बनाने में। तो अगर आपको हाइड्रोजन बनाना है ठंडे पानी से तो आप सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का यूज़ करोगे। अगर आपको एसिड्स लेना है, एसिड से बनाना है, डाइल्यूट एसिड से, तो आप मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन का इस्तेमाल करोगे। और अगर आपको मतलब आपको स्टीम से बनाना है तो आप मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन का इस्तेमाल करोगे। और डाइल्यूट एसिड से अगर हाइड्रोजन बनाना है तो आप टिन और लेड का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो आपको ये लिस्ट जरूर याद करनी है, इसी ऑर्डर में याद करनी है। याद रखना है कि ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से ये अरेंज रहती है, यानी कि इस लिस्ट में जो सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट होता है वो मोस्ट रिएक्टिव है, यानी कि पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन एक्टिविटी सीरीज, वाइल प्लेटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल या element in the reactivity series, right? Now the most reactive metal is placed at the top and the least reactive metal is placed at the bottom of the series। जैसे हम बता चुके हैं कि सबसे reactive metal जो है सीरीज के टॉप में है और least reactive सीरीज के बॉटम में है। Although hydrogen is a non-metal, it is still included in the series for reference। हाइड्रोजन हालांकि तुम्हारा मेटल नहीं है, लेकिन उसको सीरीज में क्यों डाला गया? रेफरेंस के लिए, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे ना। तो कंपैरिजन के लिए हमने हाइड्रोजन को इसमें ऐड किया है। ठीक है, नाउ और एज द मेटल्स बिलो हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स। और जितने भी मेटल्स तुम्हारे हाइड्रोजन से नीचे हैं सीरीज में, वो आपको वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं में पार्टिसिपेट नहीं करते और हाइड्रोजन नहीं बनाते हैं वाटर या डाइल्यूट एसिड्स के साथ। ठीक है, तो पहले तो प्रिपरेशन के पहले तो आपको एक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए वो कौन से मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन के अबव एग्जिस्ट करते हैं एक्टिविटी सीरीज में, क्योंकि यही जो एलिमेंट्स होंगे, यही जो मेटल्स होंगे वो हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब हम इससे हाइड्रोजन बनाएंगे, या तो वाटर का इस्तेमाल करेंगे हम या एसिड्स का करेंगे। तो हम देखते हैं कि ठंडे पानी से कौन कौन से बनते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स। हम वाटर को मेटल से रिएक्ट करवाएंगे और हम देखते हैं कि किस तरह से हाइड्रोजन बनता है। ठीक है ना, सबसे पहले तो ठंडे पानी से रिएक्ट करने वाले कौन से मेटल्स हैं जो ठंडे पानी से, सादा जो ठंडा पानी है उसी से रिएक्ट कर जाएंगे, जैसे पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम व्हेन ट्रीटेड विद कोल्ड वाटर लिबरेट हाइड्रोजन एंड फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड। देखो, जब तुम्हारा पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, अगर इसको तुम ठंडे पानी से ही रिएक्ट करा दोगे, वाटर से रिएक्ट करा दोगे, तो ये खुद क्या बन जाएंगे? हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे, है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और साथ में क्या रिलीज कर देगा? हाइड्रोजन। ठीक है, ये रिएक्शंस याद कर रखना कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके खुद हाइड्रोक्साइड बना देते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। देखो, इस रिएक्शन को मैं एक बहुत इजी तरीके से भी समझा सकती हूँ। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ। ठीक है ना, आप देखो कि ये रिएक्शन कैसे होती है। जैसे आप पोटेशियम हमने लिया, 2 मॉलिक्यूल वाटर के लिए मतलब आपने क्या किया? H2O है, H2O को हम HOH लिख सकते हैं, इस H2O को भी हम HOH लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 2 H2 है और O है, और इस 2 हमने पोटेशियम ले लिए हैं। सपोज करो एक ये पोटेशियम ये है और एक पोटेशियम ये है। अब क्या होगा, जब ये रिएक्ट करेगा तो तुम्हारा ये वाला पोटेशियम इस हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करेगा, ये वाला पोटेशियम इस हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन किया और 2 पोटेशियम ने मिलकर 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लिए। ठीक है, और साथ में क्या बन गया आपका? क्या बच गया? 2 हाइड्रोजन के एटम्स बच गए ना, ये आपस में कंबाइन करके क्या बना लिया? हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से रिएक्शन होती है। समझ में आया? चलो दूसरे एग्जाम्पल के साथ देखो। जैसे हमने सोडियम लिया तो हमने 2 एटम लिए सोडियम के, एक ये ले लिया और एक ये लिया, और 2 हमने मॉलिक्यूल ले लिए वाटर के। वाटर को हम H2O ना लिखे, हम HOH लिख रहे हैं ताकि आपको वो समझने में आसानी हो, है ना। क्यों? जैसे जो H2O होता है, H2O है, 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ लिख दिया, O को बीच में लिख दिया, तो उसको समझने में आसानी होता है। अब ये वाला जो सोडियम है वो इस हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करेगा, और ये वाला जो सोडियम है वो दूसरे वाले हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करेगा, और क्या बना लेगा? 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के।
ठीक है। और बाकी जो 2 एटम बचे हाइड्रोजन के, ये आपस में कंबाइन करके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके समझाया है, क्योंकि अगर ऐसे समझ जाओगे तो फिर ये रिएक्शन को ऐसे याद करना आपको आसान हो जाएगा। अभी आपको क्या ध्यान देना है इसमें कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ठंडे पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर सो वायलेंटली दैट हाइड्रोजन दैट इवॉल्व्स कुड इमीडिएटली कैच फायर। अच्छा, जब पोटेशियम है और सोडियम है वो ठंडे पानी से भी इतनी वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कि आग लग सकती है ना। इसलिए हमको सोडियम और पोटेशियम का इस्तेमाल या तो नहीं करना है, या करना है तो बहुत ही सावधानी से करना है। ठीक है। नाउ ये तो ठंडे पानी की बात हुई। अब गर्म पानी के साथ भी तो कुछ एलिमेंट तुम्हारा कंपाउंड बनाता होगा, तो वो क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर लिबरेटिंग हाइड्रोजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम जब गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है तो उसी प्रकार हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब कुछ एलिमेंट, कुछ मेटल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि ठंडे पानी से और गर्म पानी से रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर आपको हाइड्रोजन गैस बनानी है तो ये मेटल्स कौन से? एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। इसको अगर स्टीम इसके ऊपर से पास करोगे, वाटर की स्टीम पास करोगे, तो ये खुद ऑक्साइड में, जैसे ये वाले हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन ये वाले अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देते हैं। जैसे एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा जिसका फॉर्मूला है Al2O3 और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, राइट। जिंक स्टीम के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe3O4 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। आप लोगों को ये सारी रिएक्शंस याद करनी पड़ेगी। अब रिएक्शंस लिखने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। कभी भी लर्न किया करो तो इनको लिख लिख के लर्न करो, तभी आपके हाथ में प्रैक्टिस होगी। आप कितना भी रिएक्शंस को देखोगे, आपको लिखना नहीं आएगा, आपको उसको लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री टफ होती चली जाती है अगर आप रिएक्शंस की प्रैक्टिस नहीं करते हो तो। द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड स्टीम इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ये वाला रिएक्शन देख रहे हो, आयरन रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन में हम लोग इस तरीके से डबल हेडेड एरो लगाते हैं, मतलब ये रिएक्शन ऐसे भी जा सकती है और कंडीशन बदल दी जाए तो रिएक्शन पीछे की तरफ भी जा सकती है। मतलब ये दोनों कंबाइन करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना सकते हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये दोनों कंबाइन करके आयरन और वाटर भी बना सकते हैं, स्टीम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो तरीका था वाटर से हाइड्रोजन बनाने का। तो हमने देखा कि कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, वो ठंडे पानी से ही रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। फिर हमने देखा मैग्नीशियम जो था वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। फिर हमने देखा कि एल्यूमिनियम, जिंक और जो आयरन है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं। अब हम हाइड्रोजन का प्रिपरेशन देख रहे हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। डाइल्यूट एसिड के साथ कौन कौन से मेटल्स हैं जो रिएक्ट करके तुम्हारा क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। Dilute sulfuric acid and dilute hydrochloric acid liberate hydrogen when they are treated with metals placed above hydrogen in the activity series of metal। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि आप कौन सी एसिड यूज़ करोगे। या तो आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करोगे या फिर आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करोगे हाइड्रोजन बनाने के लिए। नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल नहीं होता है, हम नाइट्रिक एसिड को यूज़ नहीं करते हैं हाइड्रोजन बनाने के लिए। वो क्यों नहीं करते वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो आप या तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लो या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो, और उससे आपके कुछ मेटल्स है जैसे मैग्नीशियम है, जिंक है और आयरन है, ये इनके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। जैसे मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। तो एक तरीका ये हो गया हाइड्रोजन बनाने का। दूसरे में देखो, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। उसी तरीके जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो जिंक क्लोराइड बना रहा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया तो सल्फेट बनाया, और क्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्लोराइड बनाया। जब सल्फेट का वो प्रेजेंट है तो सल्फेट बनेगा, और जब क्लोराइड प्रेजेंट है तो क्लोराइड बनेगा, लेकिन दोनों गैस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। उसी तरीके से जब तुम्हारा आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन क्लोराइड यानी कि FeCl2 बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है, राइट। तो इस तरीके से कुछ मेटल्स हैं वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से
ये आपके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। द रिएक्शन विथ पोटेशियम सोडियम एंड कैल्शियम इज एक्सप्लोजिव एंड डेंजरस, सच अ रिएक्शन मस्ट नेवर बी अटेम्प्टेड। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने डाइल्यूट एसिड के साथ बनाने के लिए आपने मैग्नीशियम, जिंक और आयरन का इस्तेमाल किया, लेकिन पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? अगर तुमने इनकी जगह पोटेशियम ले लिया होता या सोडियम ले लिया होता या कैल्शियम ले लिया होता तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करके एक्सप्लोजन कर सकते थे। मतलब वो इतना ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होती है कि एक्सप्लोजन हो जाता है और डेंजरस हो जाता है। इसलिए कभी भी हम सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का इस्तेमाल नहीं करते हैं एसिड के साथ हाइड्रोजन बनाने में। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, इस लाइन पे क्वेश्चन बन जाएगा कि वाई पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम्स आर नॉट यूज्ड टू प्रिपेयर हाइड्रोजन विथ डाइल्यूट एसिड। तो आपका जवाब क्या होगा? वी डू नॉट यूज पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम विथ एसिड्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस बिकॉज दे आर वेरी एक्सप्लोजिव एंड डेंजरस एंड सच रिएक्शन शुड नेवर बी अटेम्प्टेड. The reaction with lead stops because the product PbCl2 or PbSO4 formed is insoluble and forms a layer over the metal preventing further reaction. अच्छा, आपने देखा कि इसमें हमने लेड का इस्तेमाल भी नहीं किया है ना? क्यों नहीं किया? क्योंकि लेड क्या करता है, लेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके लेड क्लोराइड और लेड सल्फेट तो बना लेता है, लेकिन ये दोनों के दोनों सॉल्ट इनसॉल्युबल है और ये लेड के ऊपर कोट हो जाते हैं, कवरिंग हो जाती है, लेड के ऊपर इनकी कोटिंग हो जाती है। जब कोटिंग हो जाती है तो क्या होता है कि फर्दर जो रिएक्शन होता है वो स्टॉप हो जाता है, तो इसलिए लेड का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई लेड इज़ नॉट यूज टू फॉर्म हाइड्रोजन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप बोल सकते हो कि लेड इसलिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि लेड इन एसिड के साथ रिएक्ट करके इनसॉल्युबल सॉल्ट बना लेता है और रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था ना कि हम या तो सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, हम नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या रीज़न है? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज़ नॉट यूज टू प्रिपेयर हाइड्रोजन बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड लिबरेट नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हम नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिएक्शन में वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ कर देगा, फिर उसको प्योरीफाई करना पड़ता है, इसलिए हम फिर वो चीज़ नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन इन 3 पॉइंट से बन सकते हैं, तो रीजंस आप याद कर लेना। तो अभी हमने देख लिया कि ठंडे पानी से, गर्म या पानी से किस तरीके से बनता है हाइड्रोजन। दूसरे में हमने देख लिया कि डाइल्यूट एसिड्स के साथ कैसे बनता है। तीसरा हम देख रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय एक्शन ऑफ एल्कलीज ऑन मेटल। एल्कलीज को जब हम मेटल से रिएक्ट करते हैं तब भी हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है ना? इसमें कौन से मेटल का इस्तेमाल करते हो आप? एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये 3 जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं हॉट एल्कली से, मतलब एल्कली का सोल्यूशन एकदम गर्म होना चाहिए, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेना पड़ेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे और उसे खूब तेज गर्म करोगे। जब खूब तेज गर्म करोगे और फिर इसमें एल्यूमिनियम डालोगे या एल्यूमिनियम के ऊपर ये गर्म एल्कली का सोल्यूशन डालोगे तो आपका सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। फॉर्मूला क्या है? NaAlO2 और साथ में 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लिबरेट हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर जिंक को तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तो तुम्हारा एक सोडियम जिंकेट बन जाएगा और आपका क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एल्यूमिनियम और जिंक का इस्तेमाल करके, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड का इस्तेमाल करके हम एल्कली, हॉट एल्कली सोल्यूशन के द्वारा हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। तो हाइड्रोजन गैस तुम्हारी वाटर से बन जाती है, एसिड से बन जाती है और एल्कली से बन जाती है। एल्कलीज क्या होते हैं? जिनके पीछे OH या O लगा रहता है और जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, राइट। तीसरी रिएक्शन हम देख रहे हैं लेड की। लेड एल्कली के साथ रिएक्ट करके अब क्या बना रहा है? सोडियम प्लम्बेट, है ना, क्योंकि प्लम्बम कहते हैं ना लेड को प्लम्बम कहते हैं, इसलिए इसका जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या बन रहा है? सोडियम प्लम्बेट Na2PbO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, तो हमने देखा एल्यूमिनियम, जिंक और लेड मिलकर एल्कली से आपका हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूछा जाता है, इसमें लॉन्ग आंसर आ जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से आप हाइड्रोजन को प्रिपेयर करो। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडुलेटेड वाटर,
It dissociates into hydrogen and oxygen. This process of bringing about a chemical change in a substance in its dissolved or molten state under the influence of electric current is called electrolysis. देखो इलेक्ट्रोलिसिस वो प्रोसेस होता है जब किसी भी कंपाउंड को तुमने डिजॉल्व स्टेट में या मोल्टन स्टेट में, मतलब या तो तुमने किसी भी सब्सटेंस को मेल्ट कर दिया है, मोल्टन स्टेट में ले लिया, मोल्टन मतलब मेल्ट पिघले हुए स्टेट में, या उसको वाटर में सोल्यूशन कर लिया, यानी कि एक्वस स्टेट में आपने लिया है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जब आप पास करते हो फिर आपका जो बनता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस. देखो दिस प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ केमिकल चेंज इन अ सब्सटेंस इन इट्स डिजॉल्व और मोल्टन स्टेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस. तो इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट और लिसिस मतलब होता है ब्रेक. अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से किसी भी कंपाउंड को उसके एलिमेंट्स में ब्रेक कर दिया तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं. जैसे हमने जब एसिड रिलेटेड वाटर में इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं, वाटर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, मतलब जिस एलिमेंट से वो बना है उन्हीं एलिमेंट में टूट जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस. अब इसमें एक वर्ड यूज हुआ है एसिड रिलेटेड वाटर. एसिड रिलेटेड वाटर मतलब क्या होता है, वाटर में आपने कुछ बूंदे एसिड्स की डाली हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो वाटर होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. तो अगर आपने प्योर वाटर लिया हो और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो अगर हमें वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है तो हमें उसमें कुछ बूंदे एसिड्स की डालनी पड़ती है. आप सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदे आप डाल देते हो. चूँकि आपने एसिड ऐड किया है इसलिए इस पानी को हम क्या कहेंगे, एसिड रिलेटेड वाटर. अब जब आप इससे करंट पास करोगे तो वाटर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा. तो ये कहलाता है तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. अब देखो एसिड रिलेटेड वाटर इज मेड बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू प्योर वाटर टू मेक इट अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जैसे मैंने बताया एसिड रिलेटेड वाटर कैसे बनता है, आपने पानी में कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड की डाल दी ताकि वो गुड कंडक्टर बन जाए. अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो आपकी हाइड्रोजन गैस बनेगी और ऑक्सीजन गैस बनेगी. हाइड्रोजन प्रोड्यूस इज कलेक्टेड एट द कैथोड. ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना, कि हाइड्रोजन कहाँ निकलती है, कैथोड पे निकलती है जो कि एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और ऑक्सीजन तुम्हारी एनोड पे कलेक्ट होती है. बाय वॉल्यूम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है. हाइड्रोजन तुम्हारा 2 होता है और ऑक्सीजन 1 होता है, इसलिए इनका रेशियो क्या होता है, 2:1 के रूप में होती है. तो हाइड्रोजन तुम्हारी कैथोड पे निकलती है, ठीक है, कैथोड पे तुम्हारी हाइड्रोजन निकलती है. कैथोड क्या है, नेगेटिव टर्मिनल. जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है उसे कैथोड कहते हैं. देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें तुमने पानी लिया, उसमें कुछ बूंदे तुमने सल्फ्यूरिक एसिड की डाली तो एसिड रिलेटेड वाटर बन गया. अब इसमें 2 प्लेटिनम की तुमने रॉड डाली और उसके ऊपर तुमने 2 टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करके डाल दिया, और अब तुमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से. तो जो मेटल की प्लेट, जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड तुम्हारे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको हम कहते हैं कैथोड. ठीक है, तो ये यहाँ पर है तुम्हारा कैथोड, ये है कैथोड, ठीक है. और जो टर्मिनल तुम्हारा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये वाला पॉइंट देखो आपको जा रहा पॉजिटिव से, ये वाला पॉइंट कनेक्टेड है, तो ये वाला क्या कहलाएगा, एनोड. क्लियर. तो तुम्हारी जो हाइड्रोजन रिलीज होती है वो कैथोड पे रिलीज होती है और जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो एनोड पे रिलीज होती है, और ये टेस्ट ट्यूब के ऊपर इकट्ठी हो जाती है. दिख रहा है ना, ये गैप दिख रहा है. तो हाइड्रोजन जो कलेक्ट होती है वो 2:1 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कलेक्ट होती है ना. तुम देख रहे हो ना, हाइड्रोजन का जो मात्रा है वो ज़्यादा कलेक्ट हो गई और ऑक्सीजन तुम्हारी सिर्फ इतनी सी कलेक्ट हुई. तो ये रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो होता है वो कितना होता है, 2:1 के रेशियो में ये बनती है. जब तुम एसिड रिलेटेड वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो कैथोड पे हाइड्रोजन आ जाएगी और एनोड पे ऑक्सीजन आ जाएगी. वाई आर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू प्योर वाटर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस टू ऑब्टेन हाइड्रोजन एंड वाटर. इसका रीज़न हमें पता है, टू मेक वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि अगर आप एसिड को नहीं डालोगे तो आपका वाटर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें उसमें कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी पड़ती है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आ गया ना. तो इलेक्ट्रोलिसिस मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट की मदद से अगर आप कोई भी कंपाउंड को उसके एलिमेंट में ब्रेक करते हो तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं. जैसे इस केस पे हमने पानी को पानी के एलिमेंट्स में तोड़ दिया. वाटर एक कंपाउंड है, H2O से बना हुआ है. जब इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट डाला तो वाटर तुम्हारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया, इसलिए इसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं. देयर आर सम कंपाउंड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस. कुछ कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं
आयंस की वजह से। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। हियर एसिडोलेटेड वाटर इज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो इस वाली प्रोसेस में, इस वाले एक्सपेरिमेंट में हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एसिडुलेटेड वाटर है ना। तो वो पूछेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो एसिड डला हुआ पानी यानी कि एसिडुलेटेड वाटर इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि ये अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। द प्रोसेस इज कैरी आउट इन अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। जो ये डिवाइस यूज़ किया है आपने इलेक्ट्रोलिसिस में, इस डिवाइस को, इस पूरे डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इस पूरे डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इस पूरे डिवाइस को हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। ये पूरा जो सेटअप आपने इस्तेमाल किया ना, इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स आर द कंडक्टिंग रॉड्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू एंटर एंड लीव एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड्स, ये दोनों जो चीज़ दिख रही है ना, ये और ये इलेक्ट्रोड है। इससे करंट तुम्हारा इस सेल के अंदर आ रहा है, क्योंकि ये जो तुम्हारे इलेक्ट्रोड्स हैं, ये तुम्हारे नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हैं। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर करंट किसकी वजह से आ रहा है? इन इलेक्ट्रोड की वजह से। तो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स आर द कंडक्टिंग रॉड्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू एंटर एंड लीव द इलेक्ट्रोलाइट। दे आर मेड अप ऑफ इनर्ट और अनरिएक्टिव substances so that they do not react with the electrolyte। हमेशा ध्यान देने वाली बात होती है कि इलेक्ट्रोड ऐसे मेटल से बनाए जाते हैं जो इनर्ट होता है या जो अनरिएक्टिव होता है, ताकि वो रिएक्शन का हिस्सा ना बन जाए। पता चला हम कुछ बनाना चाह रहे हैं, वो कुछ बन जाएगा। इसलिए हम इनर्ट मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोड्स को बनाने में, राइट। तो आज के इस टॉपिक में मैं यहाँ तक पढ़ाती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन से शुरू करूंगी और फिर हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कवर कर देंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो को देखने के बाद यहाँ तक आप चैप्टर अच्छे से फिर से रीड कर लो, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे, वो डाउट मैं उसको क्लियर करूँगी। ऑल राइट, थैंक यू।